हेलो, नमस्कार। रीट अभ्यर्थियों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोग जो हमारे सिलेबस का प्रथम टॉपिक है बल एवं गति के नियम, उससे संबंधित कुछ बातें पढ़ रहे थे और हमने जाना कि गति की अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, और उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर यानी कि अदिश एवं सदिश भौतिक राशियाँ क्या होती है उनके बारे में जाना। थोड़ा सा पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि जो गति की अवस्था है वो क्या होती है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, उसके निर्देशांक है उनमें बदलाव हो रहा है, तो इसको हमने गति की अवस्था कहा था। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, निर्देशांक वही बने रहें, तो इसको हमने विरामावस्था कहा था। और उसके बाद अदिश राशियाँ, तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। टू एक्सप्रेस देम दे ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स। तो इसको हमने स्केलर या अदिश राशियाँ कहा था। इसके कुछ उदाहरण हमने लिखे थे: तापमान, ऊर्जा, शक्ति, वोल्टेज और घनत्व, द्रव्यमान, भार बल्कि एक सदिश राशि है तो उसको हम इसमें नहीं गिनेंगे। और उसके बाद अदिश राशियाँ यानी जिनकी गणित करने के लिए, जिनको समझने के लिए हमें उनके परिणाम के साथ साथ की दिशा क्या है वो भी साथ में कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको भी साथ में गिनना पड़ता है। तो इस प्रकार की भौतिक राशियों को हमने सदिश कहा था। और इस प्रकार के उदाहरणों में हमने देखा था कि विस्थापन विस्थापन एवं दूरी दोनों ही सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु दूरी है वो एक अदिश राशि है, वहीं विस्थापन एक सदिश राशि है। ऐसे ही वेग जो कि एक सदिश राशि है, परंतु चाल जो कि एक अदिश राशि है। और ऐसे ही त्वरण, बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और इस प्रकार की तमाम अन्य सदिश भौतिक राशियाँ के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज वहीं से आगे चलते हुए ये जान लेते हैं कि दूरी एवं चाल में क्या अंतर होता है। दूरी एवं चाल पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं दूरी के बारे में कि दूरी क्या होती है। तो दूरी के लिए अगर मैं परिभाषा कहना चाहूँ तो आप कोई भी वस्तु है जितनी भी चलती है उसका एक एक पॉइंट, उसकी एक एक इंच, एक एक mm दूरी, जितनी भी लंबाई है उसको जोड़ लें तो वो दूरी बनती है। यानी कि कुल लंबाई, वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जितनी चलती है उस कुल लंबाई को जो है हम दूरी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है, इसमें कहीं भी दिशा का कोई मान नहीं है, इसके लिए दिशा का कोई अर्थ नहीं है। और वहीं अगर हम विस्थापन की बात करें तो चूंकि मैंने अपनी पहली क्लास में भी आपको इस बात से अवगत कराया था कि विस्थापन है वो किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम जो स्थितियां हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी होती है। उन दोनों के बीच में जो भी सीधी दूरी बनती है उसको हम विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किस दिशा में है, वहाँ पे दिशा भी मायने रखती है। यानी कि विस्थापन है वो एक सदिश राशि होती है। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस, मूलभूत अंतर है वो यही है कि दूरी एक अदिश राशि है, वहीं विस्थापन एक सदिश राशि है। और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में चली गई दूरी, अगर हम किसी किसी घटनाक्रम की बात करेंगे तो वो कभी भी शून्य नहीं होती है। आप कुछ ना कुछ दूरी अवश्य चलते हैं। कोई वस्तु है वो कुछ ना कुछ दूरी, अगर किसी समय अंतराल की बात करें और उसका चाल है वो शून्य नहीं है तो निश्चित तौर पे दूरी का कुछ ना कुछ मान होगा। परंतु विस्थापन चूंकि
प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की सीधी दूरी है तो यह शून्य भी हो सकता है। इसका मान है वो शून्य, मैग्नीट्यूड है वो शून्य भी हो सकता है। दिशा चाहे कुछ रहे लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो शून्य हो सकता है। तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कण है वो किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ये कोई वृत्ताकार पथ है और इसके ऊपर कोई कण पकड़ लेते हैं हम, यह इसका सेंटर है। तो इस वृत्ताकार पथ पे कण गति कर रहा है और वो कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है। हम इसके एक पूर्ण साइकिल की, एक पूर्ण चक्र की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह कण इस पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ और पूरा साइकिल करके पुनः इसी पॉइंट ए पे आ गया। तो हम देखते हैं कि कण ने जो दूरी तय की वो कितना चला। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो यहाँ से चलता हुआ इस पूरी गोलाई को तय करते हुए वापस पॉइंट ए पे आ गया। यानी वो इस पूरी गोलाई की जितनी लंबाई है, यानी कि इस सर्किल की जितनी पेरीमीटर है, इस वर्त की जितनी त्रिज्या है, उसके बराबर चला। और चूंकि हम ये जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि है उसको हम जो है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या आर है यानी कि इस सेंटर से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आर है, तो इस परिधि को हम 2 पाई आर से लिखते हैं। और चूंकि ये परिधि के बराबर ही चला है और पुनः उसी बिंदु पर आ गया है, तो यही इस कण के द्वारा या उक्त वस्तु के द्वारा चली गई दूरी होगी। और दूसरा, अगर हम विस्थापन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कण की जो अंतिम एवं जो प्रारंभिक स्थिति है वो दोनों समान ही है। यानी कि अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के मध्य किसी प्रकार की दूरी नहीं है, किसी प्रकार का गैप नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि विस्थापन है वो शून्य होगा, क्योंकि अंतिम एवं जो प्रारंभिक स्थितियाँ हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। तो विस्थापन को मैं शून्य कहूँगा। और अगर विस्थापन के लिए दिशा की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो भी दिशा बनती है उसको भी साथ में इसके गुणे में दर्शाना जरूरी है। तो अलग अलग स्थितियों में जो भी दिशा होगी उसको दर्शाया जाता है। वो पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, उस हिसाब से उसको लिखा जाता है। ऐसे ही जो भी परिघटना होती है वहाँ पे जितना भी विस्थापन बनता है उसका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसकी दिशा भी दर्शाना जरूरी है, क्योंकि ये एक वेक्टर या सदिश राशि है। इस उदाहरण से हमने समझा कि दूरी है वो किसी समय अंतराल में अगर चाल शून्य नहीं है, यानी अगर वस्तु गति कर रही है तो शून्य नहीं होगी, जबकि विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। तो यहाँ से भी एक अंतर निकल के आ रहा है दोनों के बीच में। और दूसरा, मान लीजिए कोई कण है वो ऐसे सीधी रेखा में चल रहा है, उसमें उसका पथ है वो सीधा है, लीनियर है, रेखीय। मान लीजिए कोई कण यहाँ ए से इस बिंदु बी तक चला, तो इस स्थिति में अगर हम दूरी की बात करें तो वो ए बी होगी। इस दूरी को मैं रेखाखंड की लंबाई है इसको ए बी कह रहा हूँ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दूरी है वो ए बी के बराबर होगी। एवं इसी प्रकार से विस्थापन, चूंकि विस्थापन की जो परिभाषा है वो इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और इसका जो अंतिम बिंदु है वो बी है। तो यहाँ से फिर से हम कहेंगे कि विस्थापन भी इस ए बी के बराबर ही आएगा। और साथ ही साथ इसकी दिशा, तो इसकी दिशा है वो ए से बी की ओर होगी। अब ए से बी की ओर दिशा चाहे कोई सी भी हो, लेकिन वो ए से बी की तरफ, ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ है वो विस्थापन की दिशा होगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूरी एवं विस्थापन दोनों समान आ रहे हैं। इसी प्रकार से एक और हम उदाहरण लेके समझ लेते हैं कि क्या दूरी एवं विस्थापन है वो हमेशा समान ही रहते हैं। क्योंकि जो वृत्त वाला केस था उसके अंदर में हमने देखा कि दूरी है वो उसकी परिधि के बराबर तथा विस्थापन है वो शून्य आ रहा था, यानी कि दूरी है वो विस्थापन से अधिक प्राप्त हुई। और इसी प्रकार से इस वाले उदाहरण में जबकि विस्थापन एवं दूरी है वो दोनों बराबर प्राप्त हुए। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लीजिए कोई कण इस पथ को फॉलो करते हुए पॉइंट ए से बी पे आया, तो यहाँ पे जो दूरी है वो इस पूरे पथ की लंबाई होगी और जो विस्थापन है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये जो सीधी दूरी है ये वाला होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विस्थापन है वो इस पूरे गोलाकार या वक्राकार पथ से कुछ कम प्राप्त होगा। यानी कि जो दूरी है वो या तो इन केस विस्थापन के बराबर होगी या फिर हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी। तो एक यह भी महत्वपूर्ण अंतर है कि दूरी या तो विस्थापन के बराबर होती है या
विस्थापन से अधिक होती है। और दूसरा दूरी है वो एक अदिश राशि है एवं विस्थापन एक सदिश राशि है। इसी प्रकार से अगर मैं कुछ और बेसिक टॉपिक यानी कि बात करूं तो उसके बाद हम बात करेंगे चाल एवं वेग की। चाल यानी कि स्पीड और दूसरा वेग यानी कि वेलोसिटी। पहले हम बात कर लेते हैं चाल की। तो चाल की जो सीधी परिभाषा वो यही है कि एकांक समय में, एक सेकंड में कोई कण है, कोई वस्तु है, वो कितनी दूरी तय करती है, उसको हम चाल कहते हैं। प्रति एक सेकंड में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि उक्त कण की जो चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। और इसी प्रकार से हमने दूरी और विस्थापन है उनको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे नाप सकते हैं। लेकिन जो एसआई यूनिट सिस्टम है, एसआई मात्रक पद्धति है, उसके अनुसार से मैं कहूँ तो दूरी एवं विस्थापन दोनों का मात्रक है वो मीटर है। तथा चाल का जो मात्रक बनेगा, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है, यानी कि एकांक समय में जितनी दूरी कोई कण चलता है, उसको हम चाल कहेंगे। यानी कि जो चाल की यूनिट है, जो मात्रक है, वो निकल के आएगा मीटर प्रति सेकंड। अब चाल है उसको भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो औसत चाल और दूसरा तात्क्षणिक चाल। तो इनको दो भागों में बांट लेते हैं हम। औसत चाल और दूसरा तात्क्षणिक चाल। औसत चाल को एवरेज स्पीड कहेंगे, तात्क्षणिक चाल है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। औसत चाल है उसका फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी कण है वो जितनी भी कुल दूरी तय करता है और कितने कुल समय में तय करता है, उन दोनों का अनुपात कर लो तो आपको औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। यानी औसत चाल के लिए आपको कण का जो कुल पथ है उसकी कुल दूरी कितनी है वो, और उसके अंदर में यह दूरी करने में उसने कुल कितना समय लिया है उसका भाग कर दीजिए, तो आपको जो भी वस्तु है उसकी औसत चाल मिल जाएगी। औसत चाल हमें ये बताती है कि कण है वो किस औसत स्पीड से चला है पूरे पथ के दौरान। क्योंकि कण की जो स्पीड है वो इस परिघटना के दौरान कम या ज़्यादा हुई होगी। शुरू में कण स्थिर था, उसके बाद जैसे कोई बस है वो मान लीजिए चली रोड के ऊपर, तो शुरू में रुकी हुई थी ऐसा हम मान के चल रहे, और तत्पश्चात जब उसको एक्सीलरेट किया गया, एक्सीलरेटर दबा के, और फिर उसका कुछ वेलोसिटी बढ़ा या स्पीड बढ़ी, और फिर जैसे ही ब्रेक आया तो स्पीड कम होगी, फिर से बढ़ेगी। लेकिन हम औसत चाल से ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस पूरे पथ के दौरान कितनी औसत उसकी चाल रही होगी, जिससे उसने ये जो भी पथ है वो, जो भी डिस्टेंस है वो कवर की। तो औसत चाल है वो उस कुल मिला के उसके जितने भी अलग अलग चाल रहे होंगे उनका औसत है। यानी कुल मिला के उन सब चालों को हम छोड़ के इस अकेले चाल की बात करें तो वो उस पूरे पथ की या घटना की हमें जानकारी देगा। उन सबको अलग अलग कहने के बजाय हम इस अकेली चाल की बात कर लेंगे तो वो जो है उस घटना की जानकारी हमें मिल जाती है कि इसने कुल कितनी दूरी तय की, और उसके अंदर अगर कुल समय का भाग दे दिया तो औसत चाल हमें प्राप्त हो गई। अब जो तात्क्षणिक चाल है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक क्षण पर ऐसा संभव है कि जो भी हमने कण माना है, या हम बस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रत्येक क्षण पर उसकी स्पीड है वो कुछ कम या ज़्यादा रही होगी, अलग अलग रही होगी, तो उसी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर, या सेकंड नहीं कहना चाहिए बल्कि सेकंड से भी छोटा पार्ट, उसको मैं क्षण कहूँगा, पल कहूँगा, उस प्रत्येक पल या एक क्षण के ऊपर कितनी कण की या बस की स्पीड रही होगी उसको तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी कि जो औसत चाल है वो तो पूरे पथ का एवरेज देती है, यानी सभी चालों को मिला करके उनका एवरेज कितना बनता है उसको। और जो तात्क्षणिक चाल है वो चूंकि प्रत्येक पल या प्रत्येक क्षण की है,
तो वो प्रत्येक क्षण पे अलग अलग रहेगी। हम कौन से सेकंड की या कौन से पल की बात कर रहे हैं उसको हम पकड़ेंगे, तभी बता पाएंगे कि फलाने क्षण या पल की चाल है वो इतनी है। तो तात्क्षणिक चाल की बात कहूं तो किसी विशेष पल या क्षण पर कण की चाल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी कण हमने माना हुआ है उसकी जो चाल है वो अलग अलग समय पर अलग अलग है। तो हम कौन से समय पे या कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो लिखी जाएगी। ये है एवरेज स्पीड। और इसको अगर हम ग्राफ की मदद से समझना चाहें चाल को, तो हम दूरी एवं समय के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कण है, इधर इसके लिए दूरी और दूरी है तो टर्म होगी, और इधर एक्स एक्सिस के ऊपर हम समय बना लेते हैं, ऑब्वियसली सेकेंड्स में होगा। वाई एक्सिस पे हमने दूरी माना हुआ है। और कोई कण है, उनके लिए दूरी एवं समय के बीच में मान लीजिए ग्राफ है वो इस प्रकार का आ रहा है, यानी कि शुरू में दूरी और समय दोनों हैं वो इस ढंग में बढ़ रहे हैं, और फिर बाद में जो है दूरी है वो समय के साथ कुछ अधिक बढ़ रही है। यानी किन्हीं भी दो समय अंतरालों की बात करेंगे, किन्हीं दो अलग अलग पलों की बात करेंगे, तो उनके बीच में जितना समय बढ़ा उससे कुछ अधिक मात्रा में है वो दूरी बढ़ रही है। ऐसा इन दोनों के बीच में रिलेशन है, दूरी और समय के बीच में। अब गणित की भाषा से हम जानते हैं कि कोई भी ग्राफ है उसकी ढाल, क्योंकि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उनको ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी। तो इतना डीप में शायद ही एग्जामिनर जाए, लेकिन चूंकि आपके जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चंस है उनका लेवल है वो 12th तक का रहेगा। 12th तक की बात करें तो इस चीज़ को भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप भी इस चीज़ को पिक कर सकें तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ढाल है ना वो एक्स अक्ष के साथ कोई भी ग्राफ कितना झुका हुआ है, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है। और अगर सीधी रेखा होती, मान लीजिए ऐसे इस टाइप का कोई ग्राफ होता, तो हम देख रहे हैं कि इसके बीच में ये कोण फिक्स है। जितना रेखा के किसी भी पॉइंट पे हम कोण देखेंगे तो वो कोण उतना ही है, एक्स अक्ष के साथ कोण है वो फिक्स है। और इसी को ढाल या स्लोप कहते हैं, या फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही उसका आप tan थीटा कर लीजिए। और इसको फॉर्मूले से दर्शाएं तो इसके लिए ऐसा लिखा जाता है कि कोई भी दो पॉइंट आप वाई एक्स पे पकड़ें, उनका अंतर करें, और उन्हीं दो बिंदुओं के सापेक्ष एक्स एक्सिस पे कोई दो पॉइंट पकड़ें और उनका अंतर करें, तो इन दोनों का जो अनुपात बनेगा उसी को हम ढाल कहते हैं। अगर इस प्रकार का ग्राफ होता तो उसकी ढाल है वो फिक्स आती, लेकिन इस प्रकार का ग्राफ है उसके लिए हम जिस पॉइंट पे ढाल देखना चाह रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर आप जो है स्पर्श रेखा खींच लीजिए। मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट की ढाल चाहिए, यानी ये पॉइंट है, ये एक्स एक्स के साथ कितना झुका हुआ है, इसका झुकाव एक्स एक्स के साथ कितना है, उसके लिए फिर हम इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे और फिर ये नाप लेंगे कि स्पर्श रेखा है ये एक्स एक्स के साथ कितनी झुकी हुई है। और ऐसे ही मान लीजिए मुझे इस पॉइंट का चाहिए, तो फिर मैं इसी पॉइंट पे फिर से स्पर्श रेखा खींचूंगा और देख लूँगा कि इस पॉइंट का झुकाव है वो एक्स एक्स के साथ कितना है। ये जो अंतर है वाई निर्देशांकों के बीच में, इसको मैं डेल वाई कहूँगा, और एक्स निर्देशांकों के बीच में जो अंतर है उसको डेल एक्स कहूँगा। ये गणित की भाषा है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में अंतर है तो उसको आप डेल वाई कह सकते हैं, तो दो निर्देशांकों के बीच का अंतर ही आएगा। अब मान लीजिए मैं अगर इस तरीके से बात करूं तो हम मान लेते हैं कि हम कोई भी दो पॉइंट पकड़ लेते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए ए पकड़ लिया एक, और दूसरा यही पॉइंट बी पकड़ लिया। पहले तो इन दोनों के सापेक्ष जो वाई निर्देशांक आएंगे तो मैं उस पॉइंट से सीधा लंब डालूंगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो और वहाँ से देख लूँगा कि कितना मान है उसका।
तो मान लीजिए मैं इसको y2 कह रहा हूँ और इसको y1 कह रहा हूँ, और ठीक इन्हीं दो बिंदुओं के सापेक्ष x एक्सिस के ऊपर मान, इसी पॉइंट से x के ऊपर लंब, और फिर पुनः इसी पॉइंट से y x के ऊपर लंब, पुनः इसको मैं x2 कह रहा हूँ, इसको x1 कह रहा हूँ। तो अब y2 और y1 के अंदर कितना अंतर है, ये वाला अंतर है, और x2 और x1 के अंदर कितना अंतर है, ये वाला अंतर है, और इन दोनों का अनुपात कर दिया तो हमें जो है इस पूरे ग्राफ की इन दोनों बिंदुओं के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सबकी एक कुल मिला के जो एवरेज है, झुकाव है, वो कितना, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम, तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि एवरेज स्पीड के लिए होता है, वो भी क्या है, पूरे पथ के लिए कितनी चाल है, सभी चालों का औसत कितना है, क्योंकि चाल अलग 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 रही है उसकी, तो उन सभी चालों का औसत है, वही उसी को हम औसत चाल कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इन दो बिंदुओं के बीच में जितने भी बिंदु आ रहे हैं उन सब की औसत ढाल है, उसको हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पे जो डेल वाई है वो तो हमने दूरी मानी है, और जो डेल एक्स है वो हमें समय में अंतराल है, किन्हीं 2 सेकेंडों के बीच में अंतराल, और दूरी है वो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और अगर मैं ऐसा करूं कि इसको मैं अगर दूरी की भाषा में लिखूं तो कुछ ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा डी यानी कि दूरी में अंतराल, और डेल्टा टी यानी कि समय में अंतराल, तो ये आपका जो है वो औसत चाल आ जाएगी। और अब मैं डेल्टा डी और डेल्टा टी अधिक प्रेसाइजली कहूँ तो डेल्टा टी है उसको मैं अगर कम करूँ, डेल्टा टी है उसको कम करता जाऊँ, तो इसको अगर गणित की भाषा में कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि डेल्टा टी गोज टू जीरो, यानी डेल्टा टी का मान है, यानी कोई भी दो बिंदुओं के बीच में जो समय अंतराल है वो जीरो होते जा रहा है, यानी हम एक ही पॉइंट पे आना चाह रहे हैं। मान लीजिए 5 सेकेंड समय अंतराल है और हम दोनों को पास में ला रहे हैं, तो हम किसी एक समय अंतराल पे किसी एक क्षण पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से ग्राफ में अगर हम पहुंचना चाहेंगे तो चूंकि ये समय अंतराल है तो x2 और x1 को मैं अगर पास में लेके आ रहा हूँ, और मान लीजिए हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे पहुंच गए, जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे पहुंचे, लेकिन इनके बीच में कोई बिंदु होगा उस पर जरूर दोनों x2 और x1 है वो आके मिल जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। तो जब x2 और x1 आपस में मिल जाएंगे यानी कि डेल्टा टी या समय अंतराल है वो जीरो हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि y2 और y1 भी आपस में मिल जाएंगे। जैसे जैसे ये दोनों पास में आएंगे तो ऐसे ऐसे y2 और y1 भी पास में आते जाएंगे, यानी कि डेल्टा डी है वो भी स्वतः ही अपने आप जीरो की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम अगर ऐसा करें कि डेल्टा डी और डेल्टा टी, इसमें अगर डेल्टा टी जीरो की ओर जाए तो ये हमें किसी एक विशेष बिंदु पर लेके जाएगा, और उसको हम फिजिक्स की भाषा में, इसको मुझे जो है अवकलन की भाषा में कहूँ तो ऐसे लिखा जाता है कि डेल्टा, ये जो डी है इसको आप तब जो है ये किसी विशेष बिंदु की ढाल होगी, और किसी विशेष बिंदु या किसी विशेष क्षण पे जितनी स्पीड होती है, क्योंकि डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी यहाँ पर चाल ही है, चाल के बारे में बात करने, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी एक विशेष क्षण पे कितनी क्या स्पीड थी, फलाने सेकेंड पे उक्त बस की स्पीड या चाल इतनी थी, उसी को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर जो औसत चाल है उसके लिए हम डेल्टा टी है, समय अंतराल है, उसको जीरो कर दें, यानी एक ही बिंदु पर चले आए, तो वही जो है तात्क्षणिक चाल में बदल जाती है, या वही जो है तात्क्षणिक चाल हो जाती है। अब चूंकि जो औसत चाल है उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको मैं अब v, मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है तो समझ जाना चाहिए कि ये चाल ही है। v एवरेज से लिखूं तो ये जो है कुल दूरी बटे कुल
समय होगा, और जो तात्क्षणिक वेग है वो किसी जो भी पर्टिकुलर विशेष समय पर हम देखना चाह रहे हैं उस पर जितना भी चाल होगी वो तात्क्षणिक चाल होगी। अब चूंकि मैंने पहले भी कहा कि दूरी है वो शून्य नहीं होती, तो दूरी शून्य नहीं है तो कुछ दूरी चलने में हमें जो है कुछ समय भी अवश्य ही लगेगा, तो दूरी और समय दोनों शून्य नहीं है, तो चाल है वो कण की हमेशा ही कुछ ना कुछ होती है, नॉन जीरो रहेगी। अब बात कर लेते हैं वेग के बारे में। पहली बात तो ये एक सदिश है, और दूसरा इसका मात्रक वो मीटर प्रति सेकंड है। ये मतलब चाल वाला जो मात्रक है वही वेग का मात्रक है, लेकिन ये एक सदिश है। और अब वेग के लिए भी अगर सीधा फॉर्मूला या सीधी परिभाषा में कहूँ तो एकांक समय में जितना विस्थापन होता है उसी को वेग कहते हैं। तो वेग को भी अपन दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक तो औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा तात्क्षणिक वेग। अब वही हम चाल वाला उदाहरण ही लेते हैं पुनः, ताकि हमें चाल और वेग के अंदर में अंतर है वो पता चल जाए। मान लीजिए कोई बस है, वो इस प्रकार का कोई पथ, इस प्रकार की कोई रोड है, उसको कवर करते हुए इस पॉइंट ए से बी पे पहुंच गई। तो हमें अगर चाल निकालनी होती तो हम इस कुल दूरी को गिन लेते और कितने समय में यहाँ पे पहुंची उसका भाग दे देते, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड या औसत चाल है वो आ जाती। एवं किसी विशेष सेकंड पे हमें अगर चाल निकालनी होती तो फिर हमें समय अंतराल है उसको शून्य कर देते, और वहाँ से जो है हम औसत चाल है उसको तात्क्षणिक चाल में भी बदल सकते हैं। वहीं अगर वेग की बात करते हैं इस प्रकार के पथ में, तो हमें अब चूंकि वेग है वो विस्थापन बटे समय होता है, तो उसके लिए हमें विस्थापन देखना होता है, और विस्थापन अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति उन दोनों के बीच में सीधी दूरी, यानी कि अब इस केस में जो विस्थापन है वो दूरी से कुछ कम है। तो वेग की बात करता मैं औसत वेग की, तो औसत वेग के लिए अपन कुछ इस प्रकार से लिखते, कुल विस्थापन कितना हुआ है और बटे में कुल समय। ए बिंदु से बी बिंदु के पहुंचने के लिए जो दूरी है वो तो ज्यादा है विस्थापन की तुलना में, लेकिन समय तो हम उतना ही लेंगे क्योंकि कण को हम ए से बी पे ही लेके गए। तो इस पथ से होके भले ही वो गया हो तो दूरी उसने ज्यादा कवर कर ली, लेकिन समय तो वही रहने वाला जो हमने चाल के लिए लिया था, तो कुल समय का भाग दे देंगे। और अगर हमें तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है तो वो किसी क्षण पर वेग होगा, किसी विशेष क्षण पर कितना वेग है वही है तात्क्षणिक वेग होगा। मान लीजिए हम इस बिंदु पे बात कर रहे हैं, और मान लीजिए इस बिंदु पे जब बस थी, इस स्थान पे जब बस थी, तो इसका, और अगर हम शुरू में जहां से चली उसको t बराबर 0 सेकेंड माने और 5 सेकेंड बाद में यहाँ पे पहुंच गई, तो हम कहेंगे कि t बराबर 5 सेकेंड के ऊपर जो है इस फलाने बिंदु पर बस की औसत औसत चाल हम कह ही नहीं सकते क्योंकि विशेष क्षण की बात कर रहे हैं, तो तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे। तो वो मान लीजिए कि यहाँ पे जब बस थी तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, और इसको आप मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप चूँकि जानते हैं कि किलोमीटर है उसको मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, और घंटा है उसके लिए मैं 3600 सेकंड प्रयोग में करूँगा। तो यहाँ से जो भी कैलकुलेशन बनेगी वो आपको मीटर प्रति सेकंड में इसका मान दे देगी। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर बस की स्पीड ये थी, तब मैं कहूँगा कि इस क्षण के लिए जो भी तात्क्षणिक वेग है वो इतना होगा,
और उसके लिए स्पीड उतना होगा। अब स्पीड और वेग का जो परिणाम है, चूंकि वेग है उसमें परिणाम एवं दिशा दोनों है, तो इस विशेष क्षण के लिए जितना तात्क्षणिक चाल का मान होगा वही वेग के लिए परिणाम का काम करेगा। यानी कि तात्क्षणिक वेग है उसके लिए जो औसत चाल होती है वही परिणाम का काम करती है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि तात्क्षणिक वेग का परिणाम ही क्या होती है, तात्क्षणिक चाल होती है। लेकिन फिर भी दोनों अलग है, क्यों? क्योंकि अगर तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे तो उसमें परिणाम एवं दिशा दोनों छुपी हुई है। केवल परिणाम की बात करें तब हम कह सकते हैं कि वेग एवं चाल दोनों बराबर है। और वेग की बात करें, सिर्फ वेग की परिणाम के बजाय, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड या परिणाम है वो तो चाल के बराबर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर दिशा भी है, तो वो दिशा भी हमें बतानी पड़ेगी। इस पॉइंट के अंदर क्या दिशा बनती है, यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचेंगे तो जो भी दिशा बनेगी वो जो है वेग की दिशा होगी। यानी इस विशेष बिंदु के ऊपर जो तात्क्षणिक वेग का परिणाम है वो और जो चाल है वो दोनों बराबर है, लेकिन वेग का जो परिणाम है वो तो चाल के बराबर है ही, लेकिन वेग है वो अलग है, क्योंकि वेग के साथ दिशा भी है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि तात्क्षणिक वेग का परिणाम वो चाल के बराबर होता है। अब क्या चाल एवं वेग दोनों समान होते हैं? इस बात को समझने के लिए, क्योंकि जो वेग है सिर्फ वेग का कोई मतलब नहीं है, या तो तात्क्षणिक वेग होगा या एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग होगा, सिर्फ वेग कहने का कोई अर्थ नहीं। तो वेग के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो ये था, वेग एवरेज की बात कर रहा हूं, कुल विस्थापन बटे कुल समय एवं जो चाल है यानी कि औसत चाल है उसके लिए हमने लिखा था कुल दूरी बटे कुल समय। अब चूंकि समय एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो यहाँ से ये वेग है वो भी सदिश बन जाएगा, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। और चाल अदिश राशि क्यों है? क्योंकि दूरी भी अदिश है और नीचे जो समय का भाग लग रहा है वो भी अदिश है, तो इसकी वजह से जो है चाल भी अदिश हुए जा रही है यहाँ पे। और पहले भी बताया मैंने कि जो कुल दूरी है वो या तो इन केस विस्थापन के बराबर होगी या फिर विस्थापन से ज्यादा होगी। अब कुल दूरी है वो ऊपर आ रही है, गुणे में आ रही है, चाल के बराबर आ रही है ठीक सामने, तो हम यहाँ से देखेंगे अगर कुल दूरी है वो विस्थापन से ज्यादा है या बराबर है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं चाल का परिणाम है। चाल के परिणाम को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चाल के दोनों तरफ अगर मैं खड़ी रेखाएं लगा दूं तो इसको चाल का परिणाम ही कहेंगे, या फिर इसको भाषा में लिख लेते हैं हम, सॉरी एक मिनट, इंटरप्शन के लिए माफी चाहते हैं। तो जो चाल का मान है वो या तो बड़ा होगा वेग से, वेग के परिणाम से, वेग से बड़ा होने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वेग के अंदर परिणाम एवं दिशाएं दोनों, लेकिन केवल वेग के परिणाम की बात करें तो फिर वो चाल के जैसा ही बन जाता है। या तो चाल का मान है वो वेग के परिणाम से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने सबसे पहले दूरी एवं विस्थापन तथा उसके बाद चाल एवं वेग, इन दोनों को अलग अलग करके देखा और इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस थे उनको पढ़ा। अगली क्लास में हम फिर से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे ख्याल से लगभग बल एवं गति के नियम के लिए जितना बेसिक चाहिए था वो लगभग संपूर्ण है, हम कवर कर चुके हैं। आप यहाँ से जो मूलभूत अंतर है उनको ध्यान में रखिए, और दूसरा यूनिट या मात्रक हैं चाल के, वेग के, दूरी के, विस्थापन के, उनको भी दिमाग में रखिए।
और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।